अभी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की बातें करते हैं। एक कॉमन इन्वेस्टर्स को बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, मन में कई सारे सवाल होते हैं। हालांकि सारे सवालों का जवाब एक जगह देना तो संभव नहीं है, लेकिन उसमें से एक क्वेश्चंस, एक क्वेरीज कि यदि हमें प्लान को सेलेक्ट करना हो तो हमें रेगुलर प्लान ऑप्ट करना चाहिए या डायरेक्ट प्लान। रेगुलर प्लान, डायरेक्ट प्लान के बारे में यदि आपको जानकारी है तो अच्छी बात है। यदि इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। आज हम बात करेंगे इस बात पे कि यदि आप किसी से पूछेंगे कि उसको रेगुलर प्लान लेना चाहिए या डायरेक्ट प्लान, उसका आंसर इस बात पे डिपेंड करता है कि आप ये सवाल किससे पूछ रहे हैं। यदि आप किसी एडवाइज़र या किसी बैंक में जाके पूछेंगे कि कौन से प्लान लेने चाहिए, तो वो आपको हमेशा रेगुलर प्लान के बारे में ही बताएंगे। यदि आप यूट्यूब पर देखेंगे तो बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे मिलेंगे जिसमें ये कहता होगा कि अब रेगुलर प्लान में आप इन्वेस्ट ना करें, डायरेक्ट प्लान के थ्रू करें, जिसमें से करीब 1% के आसपास का टोटल एक्सपेंसेस रेशियो कम होता है। जनाब, ये सूचना गलत नहीं है, ये सूचना एकदम सही है। एक चीज़ और, आप यूट्यूब पर बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखते होंगे, वो कहते हैं कि आप हमारे वेबसाइट पे जाके इसमें इन्वेस्ट, उनसे यदि पूछेंगे तो वो डायरेक्ट प्लान के बारे में कभी चर्चा नहीं करते, क्योंकि वो हमेशा एडवोकेसी करते हैं कि आप रेगुलर प्लान ही लें। आज हम चर्चा करेंगे, जैसे मैंने बताया कि और लोग भी कहते हैं और ये बात सच भी है कि जो डिफरेंस है रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान का, ये करीब 0.5% से लेकर 1% के आसपास का है इक्विटी म्यूचुअल फंड में। और जनाब, यदि 1% का डिफरेंस है और 20 साल के लिए यदि हम इन्वेस्ट करें तो 1% का काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और कभी कभी कॉर्पस जो है 20-30 सालों के बाद 40% या 30% के आसपास कम मिलता है रेगुलर प्लान में इन कंपेरिजन टू डायरेक्ट प्लान। यहाँ तक तो बात सुनने में काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे यदि हम डायरेक्ट प्लान ही ऑप्ट करते हैं तो इसमें क्या क्या असुविधाएं हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज है। रेस्टोरेंट टैक्सपिन के न्यू वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि ये वीडियो या कुछ वैल्यू एडिशन इस वीडियो से हो सकता है, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, ताकि हम समझ सकें कि जो चीज़ हम अपने व्यूअर्स को समझाना चाह रहे हैं, क्या हम उनको समझाने में सक्षम हैं या नहीं हैं। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें। मेरा नाम डीएम झा है। इस पर आगे चर्चा करने के पहले हमें यह समझना जरूरी है कि आखिर डायरेक्ट प्लान होता क्या है। जनाब, डायरेक्ट जैसे लगता है कि आप सीधा एएमसी में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर, एएमसी मीन्स म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी की सहायता नहीं लेते हैं, तो वो डायरेक्ट प्लान है। लेकिन इसे साफ शब्दों में यदि बातें करें, यदि आप किसी कोई बैंक, फॉर एग्जांपल यदि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसी शाखा में गए और आपने उनको कहा कि हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, क्या डायरेक्ट में हो पाएगा, तो निश्चित रूप से वो रेगुलर प्लान ही देंगे, डायरेक्ट प्लान नहीं देंगे। क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक म्यूचुअल फंड का कॉरपोरेट एजेंट है। उसी हिसाब से यदि किसी एडवाइज़र के पास से पूछते हैं कि आप रेगुलर प्लान देंगे या डायरेक्ट देंगे, तो वो हमेशा रेगुलर ही कहेगा। अब बातें ये हैं कि ये रेगुलर प्लान डायरेक्ट प्लान में टोटल एक्सपेंसेस रेशियो का करीब 0.5% से 1% के आसपास इक्विटी म्यूचुअल फंड में डिफरेंस है। इसका मतलब आपके परफॉर्मेंस जो हैं रेगुलर प्लान के करीब 1% के आसपास कम होता है और डायरेक्ट प्लान का 1% के आसपास अधिक होता है। और सबसे जो इन्वेस्टर्स को समझनी चाहिए बातें इसमें, कि जो एक्सपेंसेस रेशियो जो चार्ज होते हैं ये मंथली बेसिस पे हर साल होते हैं। इसका मतलब जिस दिन से आपने इन्वेस्टमेंट किया उस दिन से वो चार्जेस लगने शुरू हो गए, चाहे 0.5% अधिक हो या 1% अधिक हो, 0.75% अधिक हो। इसको यदि एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि यदि आपने 1 लाख रुपए आज इन्वेस्ट किया, लमसम किया या एसआईपी किया, जो भी किया आपने, तो 1 लाख रुपए और डिफरेंस जो है इस स्कीम में, मान लीजिए कि 0.1% का डिफरेंस है रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में। यदि आपने रेगुलर में किया तो हर साल आपको टोटल एक्सपेंसेस रेशियो 1 लाख का 1%, वो 1000 रुपये होते हैं, वो डायरेक्ट प्लान के कंपैरिजन में अधिक खर्च होंगे। इसका मतलब जो रिटर्न मिलेगा उसमें से 1000 रुपये पर एनम पहली वर्ष आपके कम मिलेंगे। अब बताइए कि 1 साल के बाद यदि 1 लाख रुपये कॉर्पस इंक्रीज होके 1,50,000 हो गया, इसका मतलब अगले साल जो उस पर 1% का डिफरेंस जो है टोटल एक्सपेंसेस रेशियो का, यानी 1500 रुपये, अगले साल 1500 रुपये आपके परफॉर्मेंस में से, आपके रिटर्न में से कम मिलेंगे आप। हालांकि ये मैंने एनुअल वे में बताया, इसका डिसीजन होता है डेली एनएवी के बेसिस पर
मंथली चार्ज किए जाते हैं। हमने एनुअल जस्ट आपके समझने के लिए बता दिया। तो हमें ये देखना होगा कि यदि ये 1,000 रुपये या 1,500 रुपये पर एनम आपके लिए छोटी रकम है तो कोई बात नहीं, अब रेगुलर लें। लेकिन यदि आपको लगता है कि 1,000 रुपये साल या 1,500 रुपये साल फॉर नेक्स्ट 30 ईयर्स 40 ईयर्स, बिकॉज हम जब भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की बातें करते हैं तो लंबे समय के लिए करते हैं। तो लॉन्ग टाइम हॉरिजन में यदि आप इसको अवॉइड कर सकते हैं तो यू कैन, इफ़ नॉट आपको निश्चित रूप से डायरेक्ट प्लान ही लेना चाहिए। लेकिन डायरेक्ट प्लान लेने के पहले उसमें ये जानना जरूरी है कि हमें क्या क्या असुविधाएं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लेते हैं तो सबसे पहला काम होता है मुझे कि फ़ंड को सिलेक्ट करना, कौन से फ़ंड में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये समझने के लिए आप देखें कि एक साइड में आप खुद निर्णय ले रहे हैं, एक तरफ आपका एडवाइज़र जो रेगुलर प्लान दे रहा है वो आपको एडवाइस कर रहा है। फंड सिलेक्शन में क्या होता है, यदि आप एडवाइज़र या बैंक के पास जाते हैं तो या इस पर चर्चा करने के पहले ये देख लें कि जो भी एडवाइज़र है, चाहे वो बैंक हो, एडवाइज़र हो, एजेंट हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, क्या उनके पास कौन कौन से प्रोडक्ट बेचने की अनुमति है। उदाहरण के तौर पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जाते हैं, उनके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड एएमसी जो है उनमें जितने भी फंड्स हैं वो बेचने के लिए अधिकृत हैं। वो इसके अलावा वो कुछ और चीज़ नहीं बेच सकते। इसका मतलब या किसी आप एजेंट के पास जाते हैं, सो कॉल्ड एडवाइज़र के पास जाते हैं, तो वो जिस एएमसी के साथ इम्पैनल्ड हैं उस एएमसी के जो फंड्स हैं वो फंड्स बेचने के लिए वो अधिकृत हैं। इसका मतलब जो भी एडवाइज़र है उसके पास एक लिस्ट है, प्रोडक्ट की लिस्ट है, उसी प्रोडक्ट में से कोई एक प्रोडक्ट वो आपको बेचता है। इसका मतलब एडवाइज़र के पास यदि आप जाते हैं तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो यूनिवर्स है उस यूनिवर्स में से फ़ंड को सेलेक्ट नहीं करता, बल्कि वो उस लिस्ट में से फ़ंड को सिलेक्ट करता है जो उसके पास ऑलरेडी मौजूद है। नंबर 2, दूसरी चीज़ ये करते हैं उसमें कि पास्ट परफॉर्मेंस, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस जो म्यूचुअल फंड का है वो देख के बताते हैं कि भाई इस फंड ने इतने सालों में इतना अच्छा रिटर्न दिया, इसने कम दिया, अधिक दिया, जो भी किया। सामान्य तौर पे यदि इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपको पिछले 5 साल 7 साल का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। तो जनाब, यदि हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, बिकॉज के एडवाइज़र के पास तो एक लिस्ट है, उसी लिस्ट में बेचेगा, तो ये आपको, वो लिस्ट आपको ही पता है, उनको ही पता है, तो फिर उनसे हम क्यों असिस्टेंस लें। नंबर 2, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस जो बताया कि 5 साल 7 साल का देखना है। तो आज के दिन में जो इन्वेस्टर थोड़ा सा कंप्यूटर सेवी है, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहां आपको हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के बारे में जानकारी दी हुई है और वो एडवाइज़र भी उसी वेबसाइट से इंफॉर्मेशन लेके वो आपको बताते हैं। इसका मतलब यदि आप थोड़ा कंप्यूटर सेवी हैं तो आप हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस 5 साल 7 साल का डिफरेंट वेबसाइट से जाके इसको चेक कर सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं कि हमें किस फंड में सेलेक्ट करना है। इसका मतलब जो सो कॉल्ड एडवाइज़र हैं, जो कि ये फंड का नाम बताने के एवज में वो 1% या 0.75% का कमीशन एक्स्ट्रा ले रहे हैं या हमारे खर्चे अधिक बढ़ रहे हैं, तो हमें नहीं लगता कि केवल इतने से काम के लिए हमें अपने इन्वेस्टमेंट में परफॉर्मेंस का 1% कम लेना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करने के बाद अपने पोर्टफोलियो को पेरियोडिकली हमें रिव्यू करना चाहिए। अब देखें, यदि आपने एडवाइज़र का हेल्प लिया हुआ है जहाँ कि आपने आधा परसेंट या 1% के आसपास रेगुलर प्लान लिया हुआ है और 1% या आधा परसेंट के आसपास आप रिटर्न कम ले रहे हैं या कह लें कि एक्सपेंसेस रेशियो अधिक दे रहे हैं उसको आप, उस केस में क्या कभी किसी एडवाइज़र ने आपको रिव्यू के लिए कहा है कि आप रिव्यू करें और इसमें ऐसा करें या वैसा करें? शायद नहीं, बिकॉज पोर्टफोलियो को रिव्यू करने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग को जानना जरूरी है और जो भी सो कॉल्ड एडवाइज़र हैं वो फाइनेंशियल प्लानर नहीं हैं, वो केवल डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो उनको केवल अपना प्रोडक्ट बेचना है। रिव्यू के नाम पे सो कॉल्ड एडवाइज़र आपको ये कह सकते हैं कि आप इस फंड से स्विच करके दूसरे फंड में चले जाइए, वो उस फंड में स्विच करने बोलेंगे जहाँ शायद उनके कमीशंस अधिक हों। तो यदि ऐसी ही बातें हैं तो क्या आपको लगता है कि आपको किसी एडवाइज़र का हेल्प लेके 1% एक्सपेंसेस अधिक बढ़ाएं अपने म्यूचुअल फंड में? पोर्टफोलियो जब भी बनाते हैं हम तो उसमें एसेट एलोकेशन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होता है और ये एसेट एलोकेशन ये डिपेंड करता है इन्वेस्टर्स के एज पे और बहुत सारे रिस्क प्रोफाइल पे। एज भी एक उसमें से पैरामीटर है, बिकॉज लोग समझते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उनका रिस्क टॉलरेंस लेवल कम हो जाता है, तो उसके हिसाब से उनका एसेट एलोकेशन अलग होता है।
सामान्य तौर पे ये माना जाता है कि जिसकी जितनी उम्र है उतने परसेंट वो टोटल पोर्टफोलियो का डेट में लगाए और रिमेनिंग जो है वो इक्विटी में लगाए। ये कॉमन वो है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यदि आपकी 60 साल की उम्र है, यदि 50% कर दिए डेट में तो कोई फांसी लग जाएगी, लेकिन एक जनरल गाइडलाइंस है जिससे आप गाइड हो सकते हैं। अब यदि आपने अपने पोर्टफोलियो का कुछ फंड पीएफ में दे दिया, कुछ एलआईसी में दे दिया, कुछ म्यूचुअल फंड के डेट म्यूचुअल फंड में दे दिया, कुछ इक्विटी में दे दिया, कुछ फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया है, क्या किसी एडवाइज़र जो सो कॉल्ड एडवाइज़र हैं या एजेंट हैं, उन्होंने आपको ये कभी सलाह दी कि ये फंड आपको एलआईसी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बिकॉज आज के दिन में जब इंश्योरेंस की बातें होती हैं तो टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस दोनों अलग अलग चीज़ हैं जनाब। लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों का एक कम्बो पैक है, जबकि टर्म इंश्योरेंस में केवल इंश्योरेंस का है। तो क्या किसी एडवाइज़र ने आपको ये सलाह दी कि आप टर्म इंश्योरेंस लीजिए, आप एलआईसी ना लें? बिकॉज टर्म इंश्योरेंस में क्योंकि कमीशंस कम होते हैं तो शायद ही कोई एजेंट जो है, जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है, जो इंश्योरेंस का भी काम करता है, आपको कहीं बताएगा कि आप टर्म इंश्योरेंस लें। तो जनाब जब वो एसेट एलोकेशन के बारे में बातें नहीं करते, वो हमेशा बात करते हैं कि फलाना म्यूचुअल फंड अच्छा है, इसका रिटर्न इतना अच्छा है, इसका ये है, आप उससे प्रभावित होकर उस निर्णय लेते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का। तो जनाब जब कोई बता रहा है पार्टिकुलर फंड अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस मैं डिफरेंट वेबसाइट से जाके चेक कर सकता हूँ, जब वो एसेट एलोकेशन में कोई हेल्प नहीं करते हमें, जो कि एडवाइज़र या फाइनेंशियल प्लानर को करना चाहिए, वो नहीं कर पाते, तो किस बात का उन्हें अपने पोर्टफोलियो में टोटल एक्सपेंसेस रेशियो आधा % या 1% अधिक खर्च करें हम? अब यदि आपको इतना समझ में आ गया है और आपको लगता है कि आपने जो पहले इन्वेस्टमेंट किया था वो रेगुलर में किया था और आपको ये भी लगता है कि वो खामखा 1% एक्सपेंसेस रेशियो एक्स्ट्रा दे रहे हैं जबकि उसके बदले उनको रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा है, तो आपके मन में बातें आएंगी कि जो इन्वेस्टमेंट पहले रेगुलर प्लान में है उसका क्या करें। फॉर एग्जांपल यदि आप एसआईपी है तो आपके पास ऑप्शंस हैं, उसको बंद कर दें। जनाब एसआईपी बंद करने से, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बंद करने से वो रेगुलर से डायरेक्ट नहीं हो जाता है। और यदि आप अपने एडवाइज़र से पूछेंगे कि अब हमको डायरेक्ट में करना है, तो जिस दिन उसको समझ में आएगा कि आप डायरेक्ट में स्विच करना चाहते हैं, वो आपको कोई भी असिस्टेंस देना बंद कर देगा, क्योंकि उसको उससे अब आपसे कोई इनकम जनरेशन उसका नहीं होगा। अब मैं बात कर रहा था सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की कि क्या बंद कर दें। बंद करना बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनाब जो कॉर्पस आज तक बन गए हैं, मान लीजिए 1 लाख 2 लाख 4 लाख का कॉर्पस एसआईपी में पिछले 3-4 सालों से कर रहे थे आप, कॉर्पस है, आपने फर्दर इन्वेस्टमेंट बंद कर दी, लेकिन वो 1.5-2 लाख 4 लाख जितने भी कॉर्पस हैं वो तो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं पार्टिकुलर म्यूचुअल फंड में, पार्टिकुलर म्यूचुअल फंड के रेगुलर प्लान में, जिसमें आपको एनुअली या मंथ बेसिस पे एनुअली आपको करीब 1% के आसपास एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस पे करने होते हैं। अब ये बात यदि समझ में आएगी, फर्दर इन्वेस्टमेंट पे तो आपने कुछ नहीं लगेगा, लेकिन जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उसमें तो लगेगा आपको। अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, 2 ऑप्शन या यूँ कह लें एक ही ऑप्शंस हैं, या 2 ऑप्शंस मान के चलें, तो एक तो है किसी और फंड में स्विच कर लें, लेकिन आपको लगता है कि जिस फंड में इन्वेस्टेड है वो फंड अच्छा है। अब क्या ऑप्शन है आपके पास? आपके पास है कि आप रिडीम कर लें। जनाब या तो आप स्विच करें या रिडीम करें, दोनों ही सिचुएशंस में 2 इशूज़ हैं। पहला इशू टैक्सेशन का, दूसरा इशू एग्जिट लोड का। नॉर्मल कोर्स में यदि 1 साल से पहले या तो स्विच करते हैं या रिडीम करते हैं तो आपको एग्जिट लोड लगता है। तो ये क्या कभी किसी एडवाइज़र ने आपको बताया कि एग्जिट लोड कब लगेगा, टैक्सेशन कितना बनेगा या क्या होगा? हमें लगता है शायद उन्होंने फॉर्म भरा, उनका एक ही काम है उनका कि वो आपसे फॉर्म भरवा लें, चेक ले लें, वो जमा करा दें, फोलियो आपका क्रिएट हो जाएगा, एसआईपी करता जा रहा है, या वन टाइम इन्वेस्टमेंट है तो आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो गया। इसके बाद शायद वो कोई असिस्टेंस आपको प्रोवाइड नहीं करते। तो फिर इस बिंदु पर भी देखना पड़ेगा कि क्या आपको एडवाइज़र की हेल्प लेके 1% एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आपको पे करने चाहिए। एक नया इशू, क्योंकि बातें हम इक्विटी म्यूचुअल फंड की कर रहे हैं, तो इक्विटी मार्केट ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है, फ्लैट भी रहता है, और उसके हिसाब से जो इन्वेस्टर्स हैं डिसीजन लेते हैं कि मार्केट में इन्वेस्टेड रहना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, निकलना चाहिए, जो भी रीजन्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सो मेनी फैक्टर्स। लेकिन क्या आपने किसी एडवाइज़र को ये सलाह देते सुना है, या आपको किसी एडवाइज़र ने ये सलाह दी है
कि चूंकि मार्केट ऊपर है या नीचे है, जो भी है, आप इस फंड से एग्जिट कर लें और इस पैसे को कुछ दिनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए बैंक फिक्स डिपॉजिट में रख दें, जहां की पूरी सिक्योरिटी है। जनाब, ऐसा कोई एडवाइज़र नहीं कहता। उनका कहना ये है, एडवाइज़र ये सलाह देते हैं कि मार्केट भी ऊपर जा रहा है तो वो कहते हैं मार्केट भी और ऊपर जाएगा, आप इसमें इन्वेस्ट करें। और मार्केट नीचे जा रहा है, कहता है कि मार्केट अब इससे नीचे नहीं जाएगा, अब ऊपर ही जाएगा, आप इसमें इन्वेस्ट करें। कोई भी सिचुएशंस में वो मार्केट से बाहर निकलने के लिए नहीं कहते हैं। जनाब, यदि उस एडवाइज़र को इतना ही पता है कि मार्केट की ऊंचाई क्या है, नीचाई क्या है, डीप और बुलिश फेज कब जाएगा, बेयरिश फेज में कब आएगा, यदि इतनी जानकारी हो तो एक सिंपल ऑर्डिनरी एडवाइज़र क्यों है वो? उसको तो चाहिए कि सारे फंड, जो प्रॉपर्टीज़ उसके पास हैं, जो एसेट्स हैं, वो सबको अपने फाइनेंशियल प्रूडेंस के लिहाज से उसको इन्वेस्ट करता है। तो ये एक सोचने की बात है, बिकॉज उनका इंटरेस्ट आपके कॉर्पस क्रिएट करने में या आपका वेल्थ क्रिएट करने में नहीं है, बल्कि उनका कुछ अपना इंटरेस्ट है। वो नहीं चाहते हैं कि उनके क्लाइंट्स जो हैं मार्केट से निकल जाएं, बिकॉज जैसे क्लाइंट्स मार्केट से निकलेंगे, उनके कमीशन जो डिफरेंसेस हैं, 0.5% या 1% के आसपास जो भी डिफरेंसेस है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में, वो उनका कमीशन मिलना, ब्रोकरेज मिलना बंद हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि यदि यही केवल एक रीज़न है, इस रीज़न के लिए ही यदि केवल हम रेगुलर प्लान लें, तो मेरे व्यक्तिगत ओपिनियन में मैं डायरेक्ट प्लान ही लूँगा। आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, टैक्सेशन का। अभी 23 जुलाई को फाइनेंशियल बजट आया है, उसमें उन्होंने इक्विटी म्यूचुअल फंड में टैक्सेशन के बारे में थोड़ा सा चेंज किया है। जो एग्जम्पशंस पहले 1 लाख थे उसको बढ़ा के 1,25,000 कर दिया है, और जो 10% थे 1 लाख के ऊपर, अब 1,25,000 के ऊपर 10% के बदले 12.5% का आपको टैक्स देना पड़ेगा। चलिए, ये तो टैक्सेशन की बातें हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको चेंज किया, जो भी चेंज किया। लेकिन यदि पूर्व की स्थिति में यदि बात करें, तो क्या किसी एडवाइज़र ने आपको ये सलाह दिया कि पार्टिकुलर फंड में 90,000 के आसपास का कैपिटल गेन हो गया है, इसको अब रिडीम करके एग्जम्पशंस ले लें इसमें आप? या किसी ने ये बताया कि आपके पोर्टफोलियो में 4 फंड हैं, 3 फंड में आपको 1,50,000 के आसपास कैपिटल गेन बन रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और एक फंड में 50,000 के आसपास लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है, और दोनों ही फंड एडवाइज़र के नज़रिए से भी और आपके नज़रिए से भी बेहतर है, आप चाहते हैं कि इसमें इन्वेस्टेड रहा जाए। तो क्या उन्होंने कभी ये बताया कि इन दोनों ही फंड को एक बार रिडीम करके फिर परचेज कर लें? तो क्या होगा, जो जैसे रिडीम करेंगे अब ऑल 4 फंड्स, तो 1.5 लाख का कैपिटल गेन और 50,000 का कैपिटल लॉस अप्रोप्रिएट करने के बाद टोटल कैपिटल गेन 1 लाख का एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, और आपको वो एग्जम्पशंस मिलेगा। और यदि उसको फिर से परचेज कर लेते हैं, तो जो पहले रिडम्पशंस के पहले स्टेटस था कि आप इन्वेस्टेड थे, वो रिडम्पशन के बाद भी आप इन्वेस्टेड रहेंगे। क्या ये बातें कभी किसी ने बताई, किसी एडवाइज़र ने आपको, कि इस तरह से भी हम टैक्सेशन का फ़ायदा या लॉस अप्रोप्रिएट कर सकते हैं? जनाब, ये सारे पॉइंट्स जो बताए हमने, ये हर पॉइंट्स हर इन्वेस्टर्स के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी को कोई पॉइंट सूट करे, किसी को कोई पॉइंट सूट करे। और निश्चित रूप से यदि आप रेगुलर और डायरेक्ट प्लान के बारे में चाहें कि कौन सा सिलेक्ट करें, तो इन बिंदुओं पर ध्यान देके आप जिसमें कंफर्टेबल फील करें, आप वो प्लान ऑप्ट करें। और ये कहना कि रेगुलर प्लान ख़राब है, डायरेक्ट प्लान अच्छा है, या वो अच्छा है, ये ख़राब है, ये जनाब वन साइज़ फिट नहीं है कि हर मर्ज़ की एक ही दवाई। हो सकता है किसी के लिए रेगुलर प्लान बेहतर हो, किसी के लिए डायरेक्ट प्लान बेहतर हो, निश्चित रूप से। लेकिन ये बात निश्चित रूप से तय है कि एक्सपेंसेस रेशियो रेगुलर प्लान में डायरेक्ट प्लान के कंपैरिजन में 0.5% से लेकर 1% के आसपास इक्विटी म्यूचुअल फंड में अधिक है। और ये 1% या 0.5% जो भी है, लंबे वर्षों के लिए एक बड़ा कॉर्पस क्रिएट करता है। जो भी कॉर्पस बनता है वो कॉमन इन्वेस्टर्स के लिए, जो हिंदुस्तान की आबादी है, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा फंड है। इसलिए निर्णय आप अपने स्थिति के अनुसार से लें, बिकॉज जैसे मैं बार बार कहता हूँ, निर्णय लेना इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के रिस्क प्रोफाइल या बहुत सारे परसेप्शन में उस पर डिपेंड करता है। इसलिए आपको भी यहाँ स्वयं निर्णय लेना पड़ेगा कि यदि आप फर्दर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आपको रेगुलर प्लान सूट करता है या डायरेक्ट प्लान। थैंक यू।